हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड एडिशन है। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम अब तक कई रिवोल्ट्स पढ़ चुके हैं। तो इसे पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिबेलियंस हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने पिछली वीडियो में सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन, सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन, पागलपंथी सेक्ट, तारीख मोहम्मदिया, फैरजी मूवमेंट, मोपल्ला अपराइजिंग, ये वीडियोस हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब आगे हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है भील अपराइजिंग, रमोसी अपराइजिंग, कोली रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, सांथाल विद्रोह, ग्रेन रायोट्स, राइज रायोट्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये ग्रेन रायोट, राइज रायोट, सॉरी ये राइज है, नॉट राइज, ओके, चावल जो होते हैं ना, तो ये है राइज रायोट। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये तीनों जो है ना, ये अर्बन रायोट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनके बात करने वाले हैं। तो किसी भी वीडियो में मोटिवेशन चाहिए होती है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आगे चलते हैं। अगर हम पीजेंट रिवोल्ट्स की बात करें तो हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि जो सेटल्ड एरियाज़ थे वहाँ पे किस तरह के रिबेलियंस हो रहे थे। पर अगर हम पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे ये रिवोल्ट कुछ अलग टाइप के थे। अब ये हो क्यों रहे थे, तो होने के पीछे हम देख सकते हैं कि जब कॉलोनियल पावर ट्राइबल एरियाज़ में अपना कंट्रोल लाने लगती है और ये फॉरेस्ट एरियाज़ भी इनके कंट्रोल में आने लग गए थे, तो ये यहाँ पे ना बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। ठीक है, तो पहले की बात करें तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ये अपने एरियाज़ में ऑटोनोमस थे, स्वतंत्र थे, अपने हिसाब से कामकाज किया करते थे। ठीक है, मिडिवल टाइम में भी ऐसा ही चलता था। मिडिवल टाइम्स में ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चर जहाँ हुआ करता था ना, जहाँ पे सोसाइटी रहा करती थी, वहाँ पे बाहरी एरियाज़ में ये ट्राइबल्स रहा करते थे और अपने एरिया में ऑटोनोमस थे। पर जब ये अंग्रेज आए तो वहाँ पे अपना लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेकर आए। जब ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेकर आए अपना, जैसे माना ये ट्राइबल एरिया है तो इस ट्राइबल एरिया में ये अपना लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेके आए, तो जो पीजेंट्स से मतलब ट्राइबल आदिवासी थे ये इससे बड़ा परेशान होने लग गए, क्योंकि इनकी जो स्वतंत्रता थी, ऑटोनॉमी थी, ये अब बिगड़ने लग गई थी। यहाँ पर जो इनका एरिया था एक ज़मींदार के कंट्रोल में आने लग गया था। अब ये ज़मींदार जो था इनसे टैक्स मांगा करता था। अब जो ये टैक्स है अब ये दे नहीं पाते थे तो इनकी ज़मीनों पे कब्जा होने लग गया। ठीक है, और इनकी जो एक खासियत हुआ करती थी ट्राइबल पीजेंट्स की, ये अपने कल्चर से बहुत जुड़े रहा करते थे। तो उस पर कोई भी अटैक करता था तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो इन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत पसंद हुआ करता था। पर जब ये अंग्रेज आए तो इन्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन लाना चाहते थे। अब अंग्रेजों के लिए सिविलाइजेशन क्या था? सिविलाइजेशन अंग्रेजों के लिए ये था कि तुम एग्रीकल्चर करो, फिर इस पर टैक्स दो ज़मींदार को, और ज़मींदार हमें टैक्स देगा। ठीक है, तो ये इनके लिए सिविलाइजेशन था कि जो टैक्स दे रहे हैं वो तो सिविलाइज्ड है और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो ट्राइबल्स इनके लिए सीधा सीधा अनसिविलाइज्ड पीपल थे। ठीक है, और सेटल्ड एग्रीकल्चर ये नहीं करते थे तो इन लोगों को पसंद भी नहीं आता था। तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही थी। और ऊपर से जो जमींदार हुआ करते थे ना, ये एक्चुअली नॉन ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, जो पूरी तरह से इनसे जुड़े भी नहीं रहते थे, जिसकी वजह से भी ये परेशान थे। फिर एक और रूल निकल के आता है मनी लेंडर्स का। जब ये ट्राइबल पीजेंट्स उधार नहीं दे पाते थे तो ये मनी लेंडर्स इनको बहुत परेशान किया करते थे। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये उधार क्यों लेते थे? तो उधार इसलिए लेते थे कि ज़मींदार इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहा है और ज़मींदार से ये ब्रिटिश ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे। तब इस टैक्स को पे करने के लिए ये मनी लेंडर्स से उधार लिया करते थे। तब ये उधार की वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक कर्जदार हुआ करते थे और एक बार सीधा हाथ खड़े कर देते थे कि अब हमसे ना हो पाएगा। राइट, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी।
और उसके अलावा मैंने बात की जैसे कि इनकी ऑटोनॉमी छीन गई थी, इनके जो रिसोर्सेज थे अब उस पर अंग्रेज कब्जा करने लग गए थे, जिससे ये ट्राइबल सब भड़कने लग गए थे और बवाल शुरू हो जाएगा। है तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भील अपराइजिंग। अब ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में एक एरिया है खानदेश का एरिया। अब ये खानदेश कहाँ है? तो खानदेश इसकी लोकेशन मैं दिखाऊं तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये है महाराष्ट्र का रीजन और यहीं पे ये जो मार्क्ड एरिया है ना, ये है खानदेश का एरिया। अब इस एरिया को अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में देखोगे, मतलब फिजिकल मैप में देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, और जो ये एरिया है यहाँ से कई सारे पासेस निकलते हैं। ठीक है, तो ये एरिया सीधे सीधे पोर्ट से कनेक्ट हो रहा था। अब इन पासेस पे कब्जा था अब इन पासेस पे जो कब्जा था ना, वो था भील्स का। तो अब ये एरिया पे ये अंग्रेज कब्जा चाह रहे थे। ठीक है, तो अब इस एरिया में अंग्रेज घुसना शुरू करेंगे। जब ये घुसेंगे तो अपने साथ जमींदार को लेके आएंगे, वही तो टैक्स कलेक्ट करने ही वाले थे ना। और बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया कि ये एरिया महाराष्ट्र में है, खानदेश का एरिया है। और 1818 में ये अपराइजिंग शुरू होती है। अब 1818 में ही क्यों होती है? क्योंकि आपको पता होगा कि 1818 में ये एरिया अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। किससे? मराठास से। मराठास 1818 में पूरी तरह से हार चुके थे और इनके एरियाज़ अब कंपनी के कंट्रोल में आ गए। तो जब ये आए, इन्होंने अपना लैंड रिवेन्यू सिस्टम यहाँ पर लेकर आए, इम्प्लीमेंट किया। ज़मींदारी सिस्टम आया। ज़मींदारी सिस्टम से ये लोग बड़ा परेशान हुए और इस नए सिस्टम से परेशान होके ये 1818 में रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। जब बवाल होगा तो इसको बहुत ईजिली जो है ना, ये कंपनी सप्रेस कर देती है और बहुत ब्रूटल सप्रेस करती थी इन ट्राइबल मूवमेंट्स का ये। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइबल्स हुआ करते थे ये बहुत ट्रेडिशनल वेपन्स यूज़ किया करते थे। तीर हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया। और अंग्रेज़ों के पास अच्छी खासी आर्मी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, तो इसलिए ये बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया करती थी। पर ये बवाल शांत नहीं होगा इतनी। 1818 में सप्रेस तो कर दिया, 1825 में फिर से बवाल शुरू होगा। इसमें एक लीडर निकल के आएंगे, सेवाराम। हाइट, तो ये सेवाराम निकल के आएंगे और इसकी लीडरशिप करेंगे। और 1825 का टाइम ये था जब एंग्लो बर्मीज वॉर चल रहा था। अब एंग्लो बर्मीज वॉर जब चल रहा था तो ये ट्राइबल्स इससे बड़ा इनकरेज हो रहे थे, क्योंकि जब इस एंग्लो बर्मीज वॉर में ना अंग्रेज बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, जिससे ये बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रहे थे कि हम भी इनको हरा देंगे, हम भी इनको ज़बरदस्त टक्कर देंगे। बाद में एक और पर्सन निकल के आते हैं, गोविंद गुरु। ये एक रिफॉर्मर थे और इस अपराइजिंग में हेल्प करेंगे। खैर, हम देखते हैं कि ये बार बार इसके बाद भी अपराइजिंग छोटी मोटी होती रहती है और कंपनीज को क्रश कर देती है बार बार बहुत ईजिली। और 1831 का जब टाइम आएगा तो इस भील अपराइजिंग को और तगड़ा झटका लगेगा। अब वो कैसे लगेगा? तो एक रमोसी लीडर थे, उमाजी राजे ऑफ पुरंदर, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 1834 में फांसी भी दे दी जाएगी। अब इससे इनका क्या कनेक्शन था? एक्चुअली जो उमाजी राजे ऑफ पुरंदर थे ना, इन्हें हीरो की तरह ये आदिवासी देखा करते थे, इनके लिए हीरो हुआ करते थे और ये ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए बहुत काम भी किया करते थे। एक ये रमोसी लीडर थे जैसे हमने बात की। ठीक है, जब इन्हें अरेस्ट किया जाएगा तो इस अपराइजिंग को बहुत धक्का लगेगा और ये डिक्लाइन होने लगेगा।
वैसे तो इसके बाद ये डिक्लाइन हो जाता है, पर थोड़ा बहुत अपराइजिंग इसके बाद भी हमें देखने को मिलता रहेगा। जैसे 1846 में भी थोड़ा बहुत ये बवाल करते हैं, पर उतना ज़्यादा इसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं रमोसी अपराइजिंग। ये क्या था? तो ये भी भील्स के पास ही रहने वाली जनजाति थी। ये वेस्टर्न घाट्स एरिया में ही रहती थी, और इनका बैकग्राउंड देखें तो ये मराठास एम्पायर में ना एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सर्विसेज दिया करती थी। ये रात में पेट्रोलिंग भी किया करते थे, जिसके बदले ये लोकल से टैक्स भी इकट्ठा किया करती थी। अब जब 1818 में ब्रिटिशर्स ने इस एरिया पर कब्जा किया तो रमोसी बेरोजगार हो गए, और जो टैक्स उन्हें मिल रहा था वो भी अब इन्हें मिलना बंद हो गया। अब जब 1822 का टाइम आता है तो एक पर्सन निकल के आते हैं, उनका नाम था चिट्टू सिंह। इनकी लीडरशिप में बवाल हो जाता है। ठीक है, अब अंग्रेज इन्हें इजीली सप्रेस कर देते हैं। फिर 1825 से 26 में उमाजी नायक और उमाजी राजे ऑफ पुरंदर या पुणे कह लो, ठीक है, इनकी अगुवाई में, इनकी लीडरशिप में फिर से बवाल हो जाता है। राइट। अब इनके सपोर्टर्स में देखें तो एक और इनके जबरदस्त सपोर्टर थे, बापू त्रिम्बकजी सावंत। ये इनके जबरदस्त सपोर्टर थे, और ये सब मिलके लूट मार किया करते थे, और अंग्रेजों को लूट लिया, वहाँ पे उनको मारा पीटा, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें चलती थी। इस तरह से ये अपना मूवमेंट चलाया करते थे। अब इनसे अंग्रेज इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इनके साथ उन्होंने 1829 में एक पीस एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के तहत उमाजी नायक को कुछ बीघा ज़मीन दे दी गई, और उनसे कहा गया कि वो शांत रहें और अंग्रेज़ों से हाथ मिला लें। शुरुआत में तो ये लोग मान गए, पर अंग्रेज़ों का लालच इतना ज़्यादा था, इतने लालची थे ये लोग, कि ये पीस एग्रीमेंट ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं सका। राइट। और उमाजी राजे इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्हें उमाजी हीरो भी कहा जाता था। तो जब ये बवाल करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स का सपोर्ट मिलने लगा, और हम देखते हैं कि ये चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है, बवाल फिर से शुरू हो जाता है। और उमाजी राजे अगर देखें तो माउंटेन्स में ही रहा करते थे, पहाड़ी एरियाज़ में ही रहा करते थे, और वहीं पर छुप जाया करते थे। और ये लोग जनरली गोरिल्ला वॉरफेयर ही यूज़ किया करते थे, जैसे कि चक्कू मार के भाग जाना, थप्पड़ मार के भाग जाना, और इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाया करते, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में वो अच्छे थे, पर फॉरेस्ट में वो कमज़ोर पड़ जाते थे। ठीक है, तो इनसे परेशान होकर जो अंग्रेज हैं इन पर 10,000 का इनाम घोषित कर देते हैं। तो एक और रमोसी जो होते हैं, उनका नाम था रमोसी नाना रघु चौहान। ये इनके साथ धोखा करते हैं और उनको पकड़वा देते हैं, और 1831 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उमाजी नायक को। और उमाजी नायक को 1834 में फिर एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। और ओवरऑल बात करें तो जो रमोसी रिवोल्ट है, ये इसके 2 फेजेस हमें मिलते हैं। एक था 1822 से 23, और दूसरा फेज था 1825 से 29। तो ये 2 फेजेस में रमोसी रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, पर ऐसा नहीं था कि 1825 से 29 में ये शांति हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं 1839 में भी ये लोग बवाल करते हैं, पर डिक्लाइन हमें यहीं तक मिलता है। इसके बाद थोड़ा बहुत बवाल, जैसे कि हमें राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा को उनकी गद्दी से जब हटा दिया जाता है तो भी ये लोग बवाल करते हैं। तो इस तरह के रिवोल्ट हमें देखने मिलते हैं, और ब्रिटिश आर्मी आती थी और इनको सप्रेस भी कर दिया करती थी। अब भील्स के पास ही एक और ट्राइबल ग्रुप रहा करता था, उसका नाम था कोली। ठीक है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, ये भी महाराष्ट्र में।
ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का एरिया है, ध्यान रखना। और 1829 में ये बवाल शुरू हो जाता है। अब इसके रीजंस देखे तो भील जैसे ही थे, आउटसाइडर्स आके बसने लग गए थे और जो भर भर के पैसा मांग रहे थे, खून चूस रहे थे इन लोगों का। तो 1829 में ये बवाल कर देते हैं, फिर आर्मी आती है, इनको सप्रेस कर देती है। फिर 1839 में ये लोग फिर बवाल करते हैं, ठीक है। 1839 के बाद 44 से 46 में भी बवाल करते हैं। और जब 1844 से 46 में बवाल करते हैं ना, तो इतना तगड़ा करते हैं कि 2 साल तक ये चलता रहता है। अंग्रेज थक जाते हैं इसको सप्रेस करते करते, पर फाइनली वो कर ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ करती थी। अब ये तो हो गया तीनों वेस्टर्न घाट के एरियाज। अब इससे बाहर निकले तो हमें कोल अपराइजिंग मिलता है इस टाइम पीरियड में। तो कोल अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो ये 1831 से 32 के टाइम पर चला था। और इसका अगर एरिया देखें तो मैं मैप दिखा देती हूँ आपको। ये एरिया था कोल अपराइजिंग का, तो आप देख सकते हो ऊपर बिहार है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड का ये ओवरऑल एरिया है, ठीक है। तो इसमें कई एरियाज वेस्ट बंगाल के भी आ रहे हैं, ठीक है, बिहार का भी आ रहा है। तो बिहार और उड़ीसा के छोटा नागपुर और सिंहभूम के एरियाज में ये रिवोल्ट फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोल्स की बात करें तो ये बहुत इंडिपेंडेंट रहा करते थे, अपने आप में स्वतंत्र रहा करते थे। और जब अंग्रेज आए तो इन्होंने इसकी स्वतंत्रता छीन ली, उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली और ब्रिटिश लोग यहाँ पर लेके आ गए। जिसके तहत हमें पता है ब्रिटिश लोग लेके आते थे तो वहाँ पे अपना रिवेन्यू सिस्टम उठा के लाते थे, और रिवेन्यू सिस्टम से तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि भर भर के पैसा मांगते थे, खून चूसते थे इन लोगों का। अब ये ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के राजा इन ट्राइबल्स को वहाँ से हटाना शुरू कर देंगे, छोटा नागपुर के एरिया से और सिंहभूम के एरिया से। अब यहाँ से पीजेंट्स को जब ये यहाँ से ट्राइबल्स को हटाकर, जनजातियों को हटाकर यहाँ पर पीजेंट्स को बसाना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि जब पीजेंट्स आएंगे, मतलब यहाँ पर आके खेती करेंगे, जिसे ये रेंट पे कर सकते थे, मतलब वो आके खेती करेंगे और वो उस खेती के उस क्रॉप को बेचकर ये रेंट पे कर सकते थे। अब इससे ट्राइबल्स को बड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि ये उनकी ज़मीन हुआ करती थी, उनके यहाँ पे राइट्स हुआ करते थे, और उनको ये पसंद नहीं आएगा कि नॉन ट्राइबल पीपल्स को यहाँ पर बसाया जाए। ऊपर से जो वहाँ पे लैंड है, वहाँ की लैंड को बार बार मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जिसे ये सूद कहते थे, राइट। तो ये जो आउटसाइडर्स है, इसको ये सूद्स कहा करते थे। तो इनके पास अब और कोई चारा बचा ही नहीं था, ठीक है। तो अब ये पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ये ट्राइबल्स मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी ज़मीनों को ना ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ पर नॉन ट्राइबल पीपल को ना बसाया जाए, इन्हें अपनी ऑटोनॉमी दी जाए, पर इनकी किसी ने सुनी नहीं। तो इनके पास अब रिवोल्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। अब अपना विद्रोह दिखाने के लिए ये जो आउटसाइडर्स थे, सूद से इनकी प्रॉपर्टीज़ पर अटैक करने लगते हैं, लूटमार करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पर इस रिवोल्ट की खास बात ये थी कि किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, किसी को जान से नहीं मारना चाह रहे थे। इसलिए हमें ये दिखता है कि जो किलिंग रेट था ना के बराबर था इस विद्रोह में, और ये इतना ज़बरदस्त था कि कुछ वीक्स के लिए इन ट्राइबल्स ने छोटा नागपुर एरिया पर अपना कब्जा तक जमा लिया था। पर फाइनली ब्रिटिश आर्मी अगेन आती है और इन्हें सप्रेस कर देती है, और ये मूवमेंट भी शांत हो जाता है। अब इसके अलावा एक और ज़बरदस्त मूवमेंट इस टाइम पर हुआ था, वो था संथाल रिबेलियन, ठीक है, बहुत फेमस है।
इसका एरिया देखें तो वो बहुत बड़ा एरिया में ये फैला हुआ था। मैं मैप में दिखा देती हूँ। आई थिंक मैं इसका मैप लाना भूल गई हूँ। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, मैप कभी और दिखा दूंगी। ठीक है, मैं इसमें दिखा देती हूँ। अगर ये जो बंगाल का अगर एरिया है ना, तो बिल्कुल ईस्ट, बंगाल के ईस्टर्न साइड में ना, बंगाल के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, ये बंगाल के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला था। और अगर एरिया की बात करें, एक मिनट, तो कटक, दालभूम, मानभूम, बारभूम, छोटा नागपुर, पलामऊ, हजारीबाग, मिदनापुर, बंकुरा एंड बीरभूम जो ईस्टर्न इंडिया में है, यहाँ पे ये संथाल रिबेलियन हमें देखने को मिला था। तो जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे ना कोल अपराइजिंग की, तो वहीं से थोड़ा और ईस्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे और कई एरियाज जिसके भी मिले हुए थे, और कई एरियाज हमें बंगाल के दिखते हैं जहाँ पे ये रिबेलियन हुआ। ठीक है, और अगर संथाल्स का बैकग्राउंड देखें तो ये लोग कौन थे, तो ये ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था जो खेती भी किया करता था। ठीक है, तो ये खेती कब शुरू करते हैं, तो ये शुरू करते हैं 1832 में। 1832 का जब टाइम चल रहा था, तो जो अंग्रेज हैं इस एरिया में आते हैं और ये संथाल्स को ऑफर देते हैं, कहते हैं कि आप राजमहल हिल्स में आइए और इस यहाँ पर खेती कीजिए। तो ये लोग भी जंगल काटकर यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं और यहीं बस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खेती शुरू हुई और इस एरिया को दमनेको का नाम दिया गया। अब जब यहाँ पे ये सेटल्ड हो गए तो यहाँ पे ये अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपना लेकर आएंगे तो जमींदार से यहाँ पर आ गए जो इनसे अब अच्छा खासा टैक्स मारने लगे। और जो ये जमींदार थे वो नॉन संथालीज थे। ठीक है, और जब ये टैक्स मांगते थे, इनको अब टैक्स पे करने के लिए ये मनी लेंडर से उधार लिया करते थे। अब मनी लेंडर से उधार देके जब ये जमींदार को पे करते थे तो एक टाइम आता था ये हाथ खड़े कर देते थे और कहते थे हमसे ना हो पाएगा। अब जब ये हाथ खड़े कर देते थे तो जो मनी लेंडर है वो इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया करता था। अब अपना ग्रीवांस लेके हमें परेशानी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास। तो ये लोग जब परेशान होकर पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस वाले इनको और परेशान किया करते थे। और पुलिस की शिकायत लेके अगर ऑफिसर्स के पास जाएं तो यूरोपियन ऑफिसर्स उस टाइम रोड्स बनाने में बिजी थी, तो इनकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं है। तब इनके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था विद्रोह करने के अलावा। तो अब विद्रोह छिड़ गया, बवाल हो गया। तो 1855 में ये शुरू हुआ। इन्होंने जो इनकी अनहोली ट्रिनिटी थी, ये जमींदार, ये जो अनहोली ट्रिनिटी है इसके अगेंस्ट उन्होंने बवाल छेड़ दिया। जमींदार, महाजन और स्टेट, इन तीनों के अगेंस्ट इन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिया। पहले तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यहाँ से निकल जाओ वरना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इन्होंने इनकी सुनी नहीं, जमींदार ने भी नहीं सुनी, महाजन ने भी नहीं सुनी, स्टेट ने भी नहीं सुनी। तो इन्होंने अपने वेपन्स उठा लिए, वही तीर भाला चाकू वगैरह उठा लिए और बवाल छेड़ दिया। तो हम देखते हैं कि भागलपुर से लेकर राजमहल हिल्स के बीच के हिस्सों में ये पूरा विद्रोह फैल गया। और वहाँ पे जो जमींदार वगैरह, ये जो ट्रिनिटी थी जिसकी हम अनहोली ट्रिनिटी की जब बात कर रहे हैं, ये लोग इतने ज़्यादा डर गए कि इनकी नानी याद आ गई होगी। इन और जो ये ट्राइबल्स थे, इन आउटसाइडर्स को दिकूज कहा करते थे। ठीक है, इन दिकूज के खिलाफ इन्होंने अपना विद्रोह छेड़ दिया और ये लोग अपने विद्रोह में इतने निपुण थे कि इन्होंने अपना फ्रेंड भी ढूंढ लिया कि कौन इनके रिबेलियन में इनका साथ दे सकता है। जैसे कि नॉन
लो कास्ट के नॉन ट्राइबल पीजेंट्स इनका साथ दे रहे थे। ठीक है, नॉन ट्राइबल पीजेंट्स इनके साथ थे जो लो कास्ट के हैं। अपर कास्ट में ज़्यादातर जमींदार आ रहे थे जो इनका साथ नहीं दे रहे थे। और इसी में हमें देखने को मिलता है कि दो फेमस लीडर निकल के आते हैं जिनका नाम था सिद्धू और कान्हू। ठीक है, कई एग्जाम्स में भी आ चुका है सिद्धू कान्हू मुर्मू। तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू इस रिवोल्ट के, इस रिबेलियन के दो बड़े लीडर निकल के आते हैं, जिसको उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की, लोगों को मोबिलाइज किया और विद्रोह किया। ये भी अगेन गोरिल्ला फाइटिंग किया करते थे। ठीक है, जैसे कि थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार के जंगल में छुप जाना, चाकू घोंप दिया भाग गए। तो इस टाइप की टैक्टिक्स ये लोग यूज़ किया करते थे। और उनकी दो बहनें भी हुआ करती थी, उनका नाम था फूलो और जानो। फूलो और जानो इनकी बहनें हैं जो इस रिबेलियन में पूरी तरह एक्टिव थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स भी एक्टिव थी। राइट, तो इस तरह से ये रिबेलियन चल रहा था और अच्छा खासा डरा के रख दिया था इन ट्राइबल्स ने इस ट्रिनिटी को, जो था जमींदार, महाजन्स, मनी लेंडर्स और स्टेट। तो बाद में हम देखते हैं कि बहुत ब्रूटल सप्रेशन निकल के आया इस इंसर्जेंसी का। जो संथाल विलेजेस थे वहाँ उसको जला दिया गया, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो ये गोरिल्ला फाइटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो कई फॉरेस्ट जला दिए गए, इन संथाल्स को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। और एक कैलकुलेशन की माने तो उसमें कहा गया 30 से 50,000 जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, उसमें से 15 से 20,000 इस बवाल के शांत होने से पहले ही मर चुके थे। मतलब इतना ब्रूटल सप्रेशन ये कर रहे थे। और फाइनली हम देखते हैं 1856 में ये रिबेलियन शांत हो गया। और पर जो ब्रिटिशर्स थे इस रिबेलियन से इतना ज़्यादा डर गए थे कि ये अब इनको कंसेशन देखते हैं, इनके लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं। ठीक है, और जिसे संथाल परगना कहा गया। ठीक है, इस सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनके लिए बनाई गई जिसे संथाल परगना कहा गया। और इनकी कल्चर और आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन के लिए 1876 में संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट 1876 भी बनाया गया। ठीक है, और जब ये जो बनाया गया 1876 है। ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 बनाया गया। इसमें इनको प्रोटेक्शन दी गई कि इनका एक्सप्लोइटेशन ना हो सके, इसके लिए इन्हें प्रोटेक्शन दी गई। ठीक है, तो इनको कंसेशन देकर बाद में शांत भी कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये रिवोल्ट्स हो क्यों रहे थे। जैसे हमने अभी बात की कि इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हो रहे थे, तो अगर हम इस बैकग्राउंड देखें तो एक मुगल कॉम्प्रोमाइज़ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके तहत कि जो पीजेंट्स हैं ये यहाँ पे खेती कर रहा है। जैसे सपोज करो ये पीजेंट्स है, ये इसका एरिया है, यहाँ पे ये खेती कर रहा है। अब इसने जो उगाया इसने अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट रख लिया, अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट रख लिया, और जो एक्स्ट्रा होगा वो स्टेट को दे दिया। ठीक है, इस तरह से मुगल कॉम्प्रोमाइज़ काम कर रहा था। पर जब ये अंग्रेज़ आए तो इनकी डिमांड ही इतना ज़्यादा थी कि पीजेंट उगा उगा के थक जाए, इनका पेट ही ना भरे। इनके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं पर इनका टैक्स पूरा नहीं हो रहा। तो इस तरह का ये अंग्रेज चेंजेस लेके आए जिससे ये बड़ा परेशान होने लगे, और ये मुगल कॉम्प्रोमाइज़ था वो ब्रेक होने लगा, जिससे हमें विद्रोह देखने को मिल रहे थे। अब इसके बाद हमें देखते हैं
कि मुगल कॉम्प्रोमाइज़ तो ब्रेक हो गया। अब इसके अलावा जो अपने रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, इसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई, बिगड़ गई, जिसके बाद इन पीजेंट्स के पास कोई चारा ही नहीं बचा रिवोल्ट्स के अलावा। इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब एक और पॉइंट देखें तो नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। अगर आपने कभी मिडिवल इंडिया पढ़ा है तो मिडिवल इंडिया में आपने ये पढ़ा होगा कि जो लैंड की ओनरशिप थी वो कई बार उसमें जो बड़ा हिस्सा था वो ब्राह्मण्स के पास हुआ करता था। नॉर्मल बता रही हूँ, और भी लोग हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे। जैसे कोई टेम्पल के पास है, उसके पास इतनी ज़मीन है, तो इस पर इसका मतलब ये नहीं था कि जो इंडिविजुअल ज़मीन है उनके उसके राइट्स इस पर्टिकुलर ओनर से छिन गया। मतलब इस पर्टिकुलर लैंड्स पर बहुत लोगों का हक हुआ करता था। यहाँ पर इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड हमें देखने को नहीं मिलती थी। पर जब अंग्रेज आएंगे तो ये अपने तरह का लॉ लेकर आएंगे, जैसे यूरोप में चलता था इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, तो वो कहेंगे कि ये जो लैंड है पर्टिकुलर पर्सन को ही बिलोंग करेगी। तो जिससे जो ट्रेडिशनल राइट्स है, पीजेंट्स के पास जो ट्रेडिशनल राइट्स थे अपने लैंड पर, वो ख़त्म हो जाएंगे और जो उनकी लैंड्स थी कहीं ना कहीं उस जमींदार के पास चली जाएगी, जो आप कभी भी इनको अपनी ही लैंड से हटा सकता था। ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न निकल के आता है, वो था ग्रोथ ऑफ कमर्शियलाइजेशन। अब ग्रोथ ऑफ कमर्शियलाइजेशन, इसमें ये पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट पर जोर दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस को एक्सट्रैक्ट कर लो, चाहे ये मरते हैं तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना हो सके उतना खींच लो लैंड से। अब रंजीत गुहा जी पॉइंट देते हैं, ये इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड को लेकर अपना व्यू देते हैं। ये कहते हैं रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म। अब इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि कंपनी ने जो इंडिविजुअल ओनरशिप पे जोर दिया, लैंड की ओनरशिप जमींदार्स को दे दी, इससे पीजेंट्स की ऑक्यूपेंसी राइट्स थी, जो उसके मालिकाना हक थे लैंड पे, वो अब इनसे छिन गए थे। अब ये बस टेनेंट्स एट विल बनकर रह गए थे कि बस जैसे वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर काम नहीं कर रहे हैं। अब जो पहले अपनी ज़मीन के मालिक थे, अब वो उनका स्टेटस पूरी तरह से चेंज होकर मतलब टेनेंट्स बन गए थे। ऑक्यूपेंसी राइट्स मालिक से सीधा सीधा नौकर बन गए। ठीक है, और जो कंपनी के जमींदार थे, कंपनी थी खुद, ये भर भर के पैसा मांगा करते थे और उनकी पैसों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इनकी बस की बात नहीं थी इसको पे करना। और कंपनी के ऑफिशियल्स की बात करें तो ये एक नंबर के घूसखोर हुआ करते थे, करप्ट हुआ करते थे। ठीक है, सॉरी पता नहीं क्या हुआ, शायद वीडियो चल रही है ना। हाँ, ओके, सॉरी अगेन। मैं कहा थी, हाँ, तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे काफ़ी करप्ट हुआ करते थे। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये ज़मींदार दरोगा नेक्सस भी निकल के आता है कि मतलब दरोगा और ज़मींदार दोनों साठगांठ कर लिया करते थे और मिल के इनको पीजेंट्स को परेशान किया करते थे। और अगर ये पीजेंट्स अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? अगर ये कोर्ट्स के पास जाते थे तो एक तो ये नए कोर्ट्स थे, ये तो बहुत खर्चीले थे, बहुत महंगे थे, और इसमें जस्टिस का प्रोसेस भी बहुत लंबा हुआ करता था, जिससे ये बड़ा परेशान हो गए। तो ये पीजेंट्स थे, अभी इन लैंडलॉर्ड से भी चिढ़ने लग गए और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स से भी चिढ़ने लग गए, क्योंकि इन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स इनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इनकी इसलिए अब जब ये विद्रोह करेंगे तो दोनों के अगेंस्ट करेंगे। पर अगर हम लैंडलॉर्ड की सिचुएशन देखें, मतलब इस जमींदार की सिचुएशन देखें,
तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहा करता था, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहा करता, इसके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर हुआ करता था। वो कैसे? इसे एक तो भर भर के पैसा मांगा जाता था, जिसकी वजह से ही ये पीजेंट से ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। ऊपर से एक सनसेट लो हुआ करता था। अब सनसेट लो क्या है? तो सनसेट लो वो है, अब सनसेट लो के तहत एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर दिया जाता था। अब ये कह दिया जाता है कि इस डेट के सनसेट तक अगर रिवेन्यू पे नहीं की जाएगी तो इनसे इनकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाएगी। अब इसकी वजह से इन पर बहुत प्रेशर रहा करता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगा करते थे। अब एक और रीज़न देखें तो एक और था न्यू क्रेडिट सिस्टम। अब इसमें क्या था? पिक्चर में मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स आ गए थे। अब पीजेंट्स जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो इन लोगों से उधार लेते थे। अब उधार लेकर वो एक टाइम आता था जब पे नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था। तब जो लैंड्स थी इसकी वजह से नॉन कल्टीवेटिंग क्लासेस के पास ट्रांसफ़र होने लगी। तो रंजीत गोवा इसे कहते हैं कि लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स और स्टेट तीनों मिलकर पीजेंट्स को डोमिनेट करने लगे, ठीक है। अब वो पावर ग्रुप बनाने लगे और प्रेशर जो इसका था सारा का सारा पीजेंट्स पे ही पड़ रहा था। अब ये तो कहीं ना कहीं हमने कर ली सेटल्ड पीजेंट्स की बात। अब ट्राइबल पीजेंट्स का स्पेसिफिक देखें तो ट्राइबल पीजेंट्स आखिर रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये पेरीफेरी में एरियाज़ में रहा करते थे, मतलब जहाँ पे हिंदू सोसाइटी रहा करती थी उसके बाहरी एरिया में रहा करते थे। तो और अगर हम बैकग्राउंड देखें तो धीरे धीरे ये इनका हिंदुआइजेशन हो रहा था, मतलब एंशियंट टाइम से लेट मिडाइवल तक देखें तो कहीं ना कहीं वर्णा सोसाइटी में ये आने लग गए थे और इनको बहुत नीचे के कास्ट में इनको रखा गया था। तो वर्णा क्लासिफिकेशन में इनको बहुत निचली कास्ट में रखा गया। और जब ब्रिटिशर्स आए और अपना ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए तो इनसे इनकी हालत और ख़राब हो गई। पर जब ये लेट मिडिवल टाइम तक अगर हम देखते हैं तो ये अपने एरियाज़ में ना इनको अच्छी खासी इंडिपेंडेंस थी, ऑटोनोमी थी, अपने एरिया में राज किया करते थे। पर ये ब्रिटिशर्स के आने से इनकी हालत ख़राब हो गई, ये इनका खून चूसने लगे और एक टाइम आया इन्होंने मना कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा और रिवोल्ट छेड़ना शुरू कर दिया। और ऊपर से चीज़ें और बढ़ी जब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट रेगुलेशन आए, ठीक है। अब फॉरेस्ट रेगुलेशंस लेकर आए ये, तो जो इनकी फॉरेस्ट थी सीधा सीधा नॉन ट्राइबल्स वहाँ पर आके बसने लगे, जिसकी वजह से इनके लिए अब और कोई चॉइस बचती ही नहीं थी कि अब इन्हें करना ही पड़ेगा। और हमने पहले भी बात की थी कि ये आउटसाइडर्स को सूद्स और दिकूस कहते थे और अपनी तकलीफ़ों का जिम्मेदारी ही इन्हें मानते थे। और सूद्स और दिकूस का मतलब होता है आउटसाइडर्स, ठीक है। यही लोग उनका खून चूसा करते थे और इन्हीं के खिलाफ ये विद्रोह करते थे, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पीजेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से देखते थे। ब्रिटिशर्स की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें ये लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत लगता था। इन्हें लगता था कि जो ट्राइबल्स हैं सिविलाइज नहीं है, इस वजह से ये विद्रोह कर रहे हैं। और हमने बताया इनके लिए सिविलाइज्ड कौन था? जो इन्हें टैक्स देता था, सेटल्ड था, टैक्स दे रहा था, तो वो सिविलाइज है। जो टैक्स नहीं दे रहा है वो सिविलाइज नहीं है। और नेशनलिस्ट की बात करें तो नेशनलिस्ट इन ट्राइबल अपराइजिंग्स को एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स से जोड़ रहे थे। वो इसे सीधा सीधा मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ जोड़ देते थे, इसे प्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बता देते थे, ठीक है। जो हमें पता है पूरी तरह से ये भी नहीं था, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की बात भी सही नहीं थी। अब एरिस्टॉक्स जी की बात करें, ये हिस्टोरियन है। ये इसे प्राइमरी रेजिस्टेंस कहते थे। अब ये क्यों कह रहे हैं? अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस इसलिए हो रहा था क्योंकि एक
ट्राइबल्स कॉलोनियल रूल को ही पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पे ये रजिस्ट कर रहे थे, इसलिए एरिस्टोक्सी ने इसको प्राइमरी रेजिस्टेंस कहा। अब डी.एन. धनगरी जी हैं, ये इसे प्री पॉलिटिकल कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं? कहते हैं इनके पास कोई ऐसा कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए इस पीजेंट रिबेलियन को ये प्री पॉलिटिकल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, है अभी और। आई नो थोड़ा बोरिंग है पर ज़रूरी है, तो शांति से सुनते जाओ। बाकी अभी अर्बन रिवोल्ट्स हम करने ही वाले हैं। तो हम देखते हैं, जैसे अभी हमने धनगरी जी ने बात की कि ये प्री पॉलिटिकल था। खैर पॉलिटिकल एक्ट नहीं था, पर ये पॉलिटिकल एक्शंस भी नहीं कर रहे थे, ये कहना पूरी तरह से गलत हुआ। अब ये कहना क्यों गलत होगा? क्योंकि पॉलिटिकल एक्शंस ये क्या क्या कर रहे थे, ये हमें रंजीत कुआजी बहुत अच्छे से समझाते हैं। इनको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इनकी बहुत अच्छी खासी थी। ठीक है, अभी नहीं ये पता था अच्छे से इनका दुश्मन कौन है। अब दुश्मन कौन था इनका? जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, और उनको प्रोटेक्ट करने वाले ये स्टेट थे। इनको बहुत अच्छे से पता था, इनको ये पता था कि पावर कहाँ से आ रही है, किससे आ रही है। ये एक पॉलिटिकल एक्शन होता है जिससे हम कह सकते हैं इनको पॉलिटिक्स की अच्छी खासी समझ थी। ठीक है, अब रिबेलियन की बात करें तो ये भी एक पॉलिटिकल एक्शन ही है, ये क्राइम नहीं होता, क्योंकि ये जो भी करते हैं ओपनली करते हैं और पब्लिक में करते थे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्शन ही है। और जब हम संथाल्स को देखते हैं तो संथाल्स को बवाल करने से पहले वार्निंग तक देते हैं। और जब रंगपुर लीडर्स की हम बात करते हैं तो ये बवाल जब करते हैं तो एक चार्जेस भी लेवी करते हैं, ताकि ये मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते रहें। फिर इसके बाद हम पॉलिटिकल एक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं, जब ये कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, असेंबलीज बनाते हैं, ताकि प्लानिंग इसकी अच्छे से की जा सके। फिर ग्रैंड सेरेमनीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं और रेबल मार्चेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉलिटिकल एक्शन का ही ये शो कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्ट तो नहीं था, पर पॉलिटिकल एक्शन ज़रूर करते थे। और अगर हम उनकी लीडरशिप की बात करें तो ये आपस में ही अपना एक लीडर चुन लिया करते थे। ठीक है, अब वो आपस में ही एक लीडर चुन लिया करते थे, तो ऐसा इनका लीडर हुआ करता था जो अपने एरिया से, कल्चर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होता था और बहुत ईज़िली पीजेंट्स को मोबिलाइज़ भी कर लेता था। और उस टाइम की कॉलोनियल रूरल सोसाइटी, उस टाइम की सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे कई तरह की टेंशन्स भी हमें देखने को मिलती थी। जैसे क्लास को लेकर टेंशन है, कास्ट को लेकर टेंशन है, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप में कई बार तनातनी देखने को मिलती थी। कई बार हमें ये देखने को मिलता था कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में कितनी सारी दिक्कतें थी। या जैसे जमींदार हैं, ये अगर हिंदू ही हैं तो लोअर कास्ट में यहाँ पे मुस्लिम है, वो जो सारे के सारे पीजेंट्स हैं। तो इस तरह की हमें टेंशन्स देखने को मिलती थी कि एक पर्टिकुलर एरिया में हर कास्ट के लोग देखने को मिलते थे, और या तो एक ग्रुप पूरी तरह से पावरफुल ही होता था या तो एक ग्रुप पूरी तरह से गरीब ही होता था। तो इस तरह का हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। तो कई तरह से इकोनॉमिक कॉजेज़ पे, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में भी बात की थी कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रीवांसेस रीजनल या रीजनल कास्ट या रिलीजन पे जाके विद्रोह बन जाया करती थी। ठीक है, इन स्पेसिस पे बन जाया करती थी, पर उसका बेस क्या होता था? इकोनॉमिक ग्रीवांसेस। ठीक है, अभी फिर से हम बात ही करने वाले हैं, जैसे हमने मोपल्ला में बात की थी। ठीक है, कि जो जमींदार थे वो हिंदू हुआ करते थे और मोपला सारे पीजेंट्स वो मुस्लिम हुआ करते थे। तो उनकी इकोनॉमिक ग्रीवांसेस को लेकर वहाँ पर बवाल छिड़ा, जो रिलीजन पे सारा का सारा तय हो गया। ठीक है, कि रिलीजियस फाइट वहाँ पर शुरू हो गई। और अगर इनके लीडर्स की हम जैसे बात कर रहे थे तो ये पूरा मसीहा की तरह उसको देखा करते थे, जिसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है और उनको इनके दुखों से आज़ादी दिला देगा। राइट।
और जो वही उस टाइम की सोसाइटी थी, हम इसे प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं, जहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लोगों को उसकी ज़्यादा समझ नहीं थी, पर रिलीजन की बहुत ज़्यादा समझ थी। तो एक रिलीजन ऐसा कुछ निकल के आता है जिससे वो आइडियोलॉजी भी प्रदान कर रहा था, मोटिवेशन भी दे रहा था। ठीक है, तो हम जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी प्री कैपिटलिस्ट, उसको क्लास की समझ नहीं थी, पर रिलीजन की बहुत अच्छी खासी समझ थी उन लोगों को। ठीक है, जैसे मैंने मोपल्ला की बात की, उसमें हमें देखने को मिला ही था कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रीवांस बदलकर रिलीजन पे चीजें आ जाती थी। आगे चलते हैं। तो उस टाइम के पीजेंट रिबेलियन और मॉडर्न नेशनलिज्म में क्या फ़र्क था? तो काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क था। तो अगर पीजेंट्स जो रिबेलियन क्या किया करते थे, तो उनके अपने ग्रीवेंसेस हुआ करते थे, उनकी लिमिटेड बाउंड्रीज हुआ करती थी, और वो अपने एरिया के लिए ही बवाल छेड़ा करते थे, उसी के लिए लड़ते थे। जैसे संताल्स ने अपने फादरलैंड के लिए विद्रोह किया, और कुछ ऐसे भी रिवोल्ट्स थे जो जिसने अपनी बाउंड्रीज पार की। तो वो कौन सा था? कोलप इंसरेक्शन। जैसे हमने बात की कि पर्टिकुलर छोटा नागपुर से शुरू हुआ और कैसे कई बड़े हिस्से में फैल गया। और इसके अलावा एक और हमें चीज़ देखने मिलती है, वो है गोल्डन एज। अब इसके तहत ये ट्राइबल्स का तो जो मानना था, इनका मानना था जो पुराना टाइम था वो गोल्डन एज था, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी थी। तो अब इनका परसेप्शन था कि वापस से इसको रिस्टोर करना है, ताकि चीज़ें फिर से अच्छी हो जाए और गोल्डन एज वापस आ जाए। तो इनमें कौन कौन से थे? जैसे फेरजीव का मानना था, संताल्स का मानना था। ठीक है, जो पुराना सिस्टम वापस चाहते थे और नए सिस्टम को बहुत खराब मान रहे थे। राइट, तो हम ओवरऑल देखें तो फर्स्ट सेंचुरी, जो ब्रिटिश रूल की जो फर्स्ट सेंचुरी थी ना, बहुत आर्म रिवेलियंट से भरी हुई थी। यहाँ पे सोशल बेंडेटरी बहुत ज़्यादा थी। बेंडेटरी का मतलब होता है डकैती, और सोशल बेंडेटरी का मतलब होता है कि ऐसी डकैती जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही थी। और लॉलेसनेस, तो कॉलोनियल रूल के फर्स्ट के 100 ईयर्स में हमें ये देखने को मिलता है कि ये लॉलेसनेस, सोशल बेंडेटरी और रिबेलियन एक आम बात हो गई थी। और इवन जिसके साथ ये कोलैबोरेट कर रही थी, वो भी बाद में इनके अगेंस्ट हो जा रही थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अगेंस्ट में ही थे, कुछ फेवर ही कर रहे थे। जैसे कि कलकत्ता भद्रलोक। अब ये कौन है? कलकत्ता के जो जेंटलमैन हुआ करते थे ना, उसे कलकत्ता भद्रलोक कहते थे। ये लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया करते थे, और जो ये रिबेलियन कर रहे थे उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। तब संथाल्स को देख के ये कहेंगे कि ऐसे भी संतालीस थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, ये बस अपना व्यू पॉइंट निकाल रहे थे ताकि ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर सके। तो कलकत्ता भद्रलोक उसी में से हैं। बाकी क्या पीजेंट्स ही रिवोल्ट कर रहे थे, तो अर्बन सोसाइटी नहीं कर रही थी? तो ऐसा नहीं था, अर्बन रिवोल्ट्स भी हमें देखने को मिले। जैसे कि ग्रेन रिवोल्ट। ग्रेन रिवोल्ट क्या है? तो ग्रेन रिवोल्ट हमें देखने को मिला था वेस्टर्न इंडिया में, दिल्ली में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया और दिल्ली के एरियाज में ये ग्रेन रिवोल्ट्स हुआ था। अब यहाँ पे मामला ये था कि जो ग्रेन के डीलर्स होते थे ना, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली थी। और आपको पता होगा मोनोपोली का मतलब कि मार्केट में मोनोपोली आने से ना कंपटीशन खत्म हो जाता है, और सेलर्स अपनी मर्जी से प्राइस भी डिफाइन कर लेते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी तय कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़ा परेशान हुए और ये ग्रेन रायोट्स हमें देखने को मिले। और इसका टाइम पीरियड देखें तो 1833 से 38 में ये ग्रेन रायोट्स हमें देखने को मिले। अब इसके अलावा था राइज रायोट्स। ठीक है, अब राइज रायोट्स हुआ था वेल्लोर में और साउथर्न इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया के वेल्लोर एरिया में ये हमें देखने को मिला 1806 से 1858 ईस्वी तक में हमें के बीच में हमें ये देखने को मिला। अब यहाँ पे राइज लिखा है,
तो ये एक्चुअली राइस को लेकर नहीं था, एक टर्म होता है राइस बैक कन्वर्ट्स, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब इसमें राइस बैक कन्वर्ट्स में ये होता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, ये मटेरियल लालच देकर, मटेरियल बेनिफिट्स का लालच देकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदल रही थी। तो जनरली हम देखते हैं ये मिशनरीज है ना, चावल के बैग देकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए बोल रहे थे। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पे रायोट्स हुए, जिसे हम राइस रायोट्स कहते हैं, जो वेल्लोर में हुए थे। इसके अलावा जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमने सेकंड चैप्टर में जिसकी बात की थी, जब ये डिक्लाइन होती है तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो हम देखते हैं 1789 में कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुए, इसके अलावा 1790s में सूरत में हुआ, फिर रोहिलखंड में 1809 में हुआ, फिर बनारस में 1818 में हुआ। तो इस तरह से ये यहाँ पे रिवोल्ट्स चल रहे थे। पर इससे भी बड़ा जो सीधा सीधा कॉलोनियल रूल को चैलेंज कर सकता था, वो 1857 में देखने को मिलेगा कि जो हमने अर्बन रिवोल्ट्स पढ़े, ये मेयर पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में थे। ये सीधा एंटी कॉलोनियल इन नेचर नहीं थे कि सीधा सीधा रूल को ही कह रहे हैं कि हटा दो। ये इनको पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई, उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट कर रहे हैं, सिंपल ये था। तो एंटी कॉलोनियल अगर हम कोई प्रोटेस्ट देखेंगे तो वो सीधा सीधा हमें 1857 में देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।